बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ी टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूं कैफ़ अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैफ़ी टीवी। नाज़रीन, जवान लड़कियों के खून से गुस्ल करने वाली मलका के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी को दबा दें, इसी तरह की मज़ीद दीनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज तक आपने बहुत सारे सीरियल किलर के बारे में सुन रखा होगा। तारीख़ में ज़्यादातर सीरियल किलर औरतों और बच्चों को अपना निशाना बनाया करते थे क्योंकि ये इनके लिए आसान शिकार होता था। मगर आज हम जिस सीरियल किलर की बात करने जा रहे हैं वो ख़ुद एक औरत है। यहाँ बात हो रही है हंगरी की एलिस बेथरी की। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े और सबसे ख़तरनाक सीरियल किलर में दर्ज है। ये सिर्फ 12 से 16 साल की खूबसूरत और कंवारी लड़कियों को अपना निशाना बनाया करती थी। इन्हें तड़पा तड़पा कर मौत से हमकिनार करती और इनके खून से ख़ुद को गुस्ल देती। लेकिन हमारे दिमाग में अब ये बात आ रही होगी कि वो ऐसा क्यों करती थी। आएँ अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इसकी ज़िंदगी पर रोशनी डालकर। एलिस बेथरी हंगरी के सबसे दौलतमंद ख़ानदान में 1560 में पैदा हुई। इसका बचपन एक के महल में गुजरा। माहिर उस्तादों की निगरानी में इसने तालीम हासिल की और ये तकरीबन 4 ज़बानें बोल और लिख सकती थी। गर्ज़ ये कि इसका बचपन खूब दौलत और सरवत में गुजरा। इसकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी ना थी। वो खूबसूरत थी, हसीन थी, दौलतमंद थी, मगरूर थी और साथ साथ तालीम याफ्ता भी थी। मगर एलिस बेथरी से 13 साल की उम्र में एक गलती सरजद हुई और वो अपने खेत में काम करने वाले किसान की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई और ज़िना कर बैठी, जिसके नतीजे में इसका एक बच्चा पैदा हुआ। इस किसान के साथ इसके घर वालों ने क्या किया ये तो आज तक किसी को नहीं पता चला और वलाचिया इस बच्चे को अपनी पुरएतमाद मुलाजमा के पास छोड़ दिया। इस वाक़ये के 2 साल बाद एलिस बेथरी की शादी फ्रैंड नडेसी नामी एक नवाब से हुई। ये इस दौर की सबसे महंगी तरीन शादी थी। इस शादी में मुल्क के तमाम बड़े बड़े लोग मौजूद थे। इस शादी पर तोहफे में फ्रैंड नडेसी ने अपना ख़ानदानी महल एलिस बेथरी को दिया। शादी के बाद ये दोनों हंसी खुशी यहाँ पर रहने लगे। इनकी शादी के 3 साल बाद यानी 1578 में हंगरी की सल्तनत उस्मानिया से जंग छिड़ गई, लिहाजा वो अपनी बीवी और महल छोड़कर जंग पर चला गया। पीछे से एलिस बेथरी ने महल और जागीर का निज़ाम व नसब संभाला। वो एक पढ़ी लिखी औरत थी, इसलिए वो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अकाउंट के काम सर अंजाम देने लगी। 1602 से 1604 के दरमियान इसके इलाके में इसके ख़िलाफ़ चैम गोई होने लगी कि ये एक चुड़ैल है और ये कंवारी लड़कियों का खून पीती है। मगर इसके असर व सरूख की वजह से कोई भी शख्स इसके सामने ये बात कहने की जुर्रत नहीं रखता था। यहाँ तक कि हंगरी के एक मिनिस्टर ने हिम्मत करते हुए इसके ख़िलाफ़ वहाँ के कोर्ट में दरख्वास्त दर्ज की। एलिस बेथरी का ख़ानदान इस कदर ताकतवर था कि वहाँ के कोर्ट को भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने में खासा टाइम लग गया। बिलाखिर हंगरी के एक बादशाह ने 1610 में इसके ख़िलाफ़ जांच के लिए एक टीम तश्कील दी। इस टीम ने पूरा 1 साल एलिस बेथरी की तफ्तीश की और 300 से ज़ाहिद गवाहों को जमा किया। गवाहों में मौज़िज़ शरफा, चर्च के पादरियों समेत महल के नौकर चाकर भी शामिल थे। गवाहों की निशानदेही पर जब इस टीम ने महल की छानबीन की तो इनको कई लड़कियों की लाशों समेत नई मुर्दा लड़कियां जिन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया था और कई कटे हुए इंसानी अज़ा मिले। नाज़रीन, गवाहों के मुताबिक एलिस बेथरी ने अपने खेतों में काम करने वाले किसानों की कंवारी लड़कियों को कत्ल करना शुरू किया था। इसके बाद इसके चंद नौकर मुख्तलिफ जगह पर जाकर कंवारी और ख़ूबसूरत लड़कियों को पैसे का लालच देकर महल में नौकरी का झांसा देकर यहाँ पर ले आते। फिर यहाँ शुरू होती मज़ालिम की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर इंसान की भी रूह कांप जाए। वो इन लड़कियों को बरहना कर कर जगह जगह से जलाती थी, बुरी तरह इनको मारती पीटती, इनके जिस्म में सुइयाँ चुभोती और इनके हाथ पाँव काट देती। वो किसी लड़की के जिस्म का तमाम खून निचोड़ने के बाद इसे बरहना हालत में ठंडी पानी के तालाब में डाल देती और ठंड की वजह से इसकी मौत वाक़ई हो जाती। नाज़रीन, इसके कत्ल करने का एक तरीका ये भी था कि किसी लड़की के जिस्म पर शहद लगाकर इसे बाग में छोड़ देती कि जहाँ शहद की मक्खियाँ और मुतअद्दिद कीड़े मकोड़े
اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ ناظرین، اس عورت یعنی الیز بیتری پر آدم خور ہونے کا بھی الزام موجود ہے۔ اس کے ساتھ اس کام میں 3 ملازم بھی شامل تھے جنہیں سزائے موت سنائی گئی۔ انہی ملازموں نے اعتراف کیا کہ الیز بیتری ان لڑکیوں کا خون نچوڑ کر غسل کیا کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اس عمل سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور اس کی جوانی برقرار رہے گی۔ وہ کالے علم پر اندھا اعتماد رکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ جتنا ان لڑکیوں کو تڑپائے گی ان کی خون کی تاثیر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس نے کئی لڑکیوں کو مارا۔ ان لڑکیوں کی تعداد کتنی تھی آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، مگر اس کے محل کی ایک رانی سوزین کے مطابق الیز بیتری ایک خفیہ ڈائری لکھا کرتی تھی کہ جس میں وہ اپنی زندگی کے تمام کرتوت درج کرتی تھی۔ سوزین نے ایک مرتبہ وہ ڈائری پڑھنے کی جرت کی تھی اور اس وقت اس کے شکاروں کی تعداد 650 درج تھی، مگر مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ الیز بیتری کا یہ عمل کئی سالوں پر مشتمل تھا، اس لیے قتل کی گئی ہوئی لڑکیوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ ان تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں الیز بیتری اور اس کے 4 نوکروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوکروں کو تو سرعام پھانسی دے دی گئی، مگر الیز بیتری کے خاندان اور اس کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اس کو ایک ایسی اندھیری کوٹھری میں قید کر لیا گیا کہ جہاں روشنی اور ہوا کا کوئی گزر نہ تھا۔ یہ وہاں 5 سال تک قید رہی۔ ناظرین، ایک شام اس نے اپنے پہرے دار سے کہا کہ مجھے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جس پر پہرے دار نے کوئی توجہ نہ دی۔ اگلی صبح جب پہرے دار اسے کھانا دینے کے لیے آیا تو وہاں الیز بیتری کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ناظرین، اسے چرچ کی حدود میں دفنا دیا گیا، مگر چونکہ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس لیے اس کے خاندان نے فیصلہ کیا کہ اسے اس کے آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر عجیب واقعہ ہوا۔ جب اس کی لاش کو منتقل کرنے کے لیے اس کے تابوت کو کھولا گیا تو اس کی لاش وہاں سے غائب تھی اور وہ تابوت خالی تھا۔ معزز ناظرین، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا کہ اس کی لاش گئی تو گئی کہاں۔ اس کی قبر اور لاش کا سراغ آج کے سائنسی دور میں بھی نہیں لگایا جا سکا، اور یہ بھی دنیا کے کھلے رازوں میں سے ایک راز رہ گیا ہے۔ ناظرین، آپ اس الیز بیتری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس طرح اس کے غسل کرنے سے اس کی جوانی قائم رہ سکتی تھی، اور اس کی لاش کہاں گئی ہوگی؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔